पहले आपका मस्तिष्क के भाग चल रहा था। मस्तिष्क के 3 भाग में विभाजित करते हैं। तो मस्तिष्क के 3 भाग का आपका बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क और उसके बाद आपका सुषुम्ना नाड़ी। तो यहाँ पे आप देखेंगे बृहद मस्तिष्क किसे कहते हैं। बृहद मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो बृहद मस्तिष्क आपके कपाल का जो ऊपरी भाग होता है उसे हम बृहद मस्तिष्क कहते हैं। आप देखिए जब कपाल के ऊपरी भाग होते हैं तो कपाल के भी 3 भाग में विभाजित है। एक होता है आपका दृढ़तानिका, जलतानिका और मृदुतानिका। तो इस प्रकार जो आपका बृहद मस्तिष्क होता है, बृहद मस्तिष्क 3 तत्वों से मिलकर निर्मित होता है। मृदुतानिका सबसे पहले ऊपरी आवरण को मृदुतानिका, फिर जलतानिका, फिर आपके तो उसके बाद देखिए बृहद मस्तिष्क। बृहद मस्तिष्क आपका जो ऊपरी भाग कठोर ठोस होता है उसे हम लोग बृहद मस्तिष्क कहते हैं। लेकिन इसके निचले भाग की हम लोग बात करते हैं तो निचले भाग में आप देखेंगे कि जो बृहद मस्तिष्क का स्नायु तंत्र होते हैं या इसमें नाड़ियां जो होती हैं तो ये हमारे आप देखेंगे बृहद मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग होता है, अंदरूनी भाग होता है उसमें पतली पतली जालतानिका या बहुत सारी नाड़ियां फैली रहती हैं। इन नाड़ियों में दूषित द्रव्य भरा होता है। जिस व्यक्ति में दूषित द्रव्य का परत मोटा होता है उसकी बुद्धि लब्धि अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार देखेंगे हर बच्चे की बुद्धि लब्धि अलग होती है क्योंकि हर बच्चे की मस्तिष्क का विकास भी अलग अलग होता है। तो जिन बच्चों की मस्तिष्क में दूषित द्रव्य की रेखाएं मोटी होती हैं उनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है और जिनकी दूषित द्रव्य पदार्थ की जो रेखाएं पतली होती हैं उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। तो इस प्रकार ये दूषित द्रव्य पदार्थों के ऊपर निर्भर करता है। मस्तिष्क के यदि दाएं भाग में क्षति पहुंचती है तो आपका बायां अंगकार करना बंद कर देता है। यदि मस्तिष्क का बायां भाग क्षतिग्रस्त होता है तो शरीर का दायां अंग कार्य करना बंद कर देता है क्योंकि मस्तिष्क पे ही आपके शरीर का नियंत्रण रहता है। यदि मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है तो शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार आप जानेंगे कि हमारे शरीर का मुख्य संचालन केंद्र मस्तिष्क ही माना जाता है क्योंकि मस्तिष्क ही ऐसा केंद्र है जो हमारे शरीर के सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। अब अगला टॉपिक आपका आ जाएगा लघु मस्तिष्क। लघु मस्तिष्क तो लघु मस्तिष्क बृहद मस्तिष्क में ही अपनी लघु मस्तिष्क गच्छित रहता है। बृहद मस्तिष्क यानी देखेंगे कि जो हमारे गर्दन से लेकर कमर तक एक मोटी नलिका जाती है जिसे हम लोग सुषुम्ना शीर्षक के नाम से जानते हैं। या तो सुषुम्ना शीर्षक या तो आपका सुषुम्ना शीर्षक या आपकी रीढ़ की अस्थियां या कशेरु ऐसे नामों से जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि जो सुषुम्ना शीर्षक का ऊपरी भाग होता है, सुषुम्ना शीर्षक का जो ऊपरी भाग होता है हमारे मस्तिष्क में सुरक्षित होता है। मस्तिष्क में ऊपरी भाग यानी आपके गर्दन से लेके नितंब तक जाता है तो नितंब मीन्स होता है कमर, गर्दन से लेके नितंब तक जाता है तो गर्दन में सुषुम्ना शीर्षक का ऊपरी भाग छिपा होता है। और जहां से वो स्टार्ट होता है उसकी सिराएं गोल होती हैं और ये हमारे बृहद मस्तिष्क के अंदर लघु मस्तिष्क स्थित होती है। हमारे शरीर की सूचनाओं का आदान प्रदान भी लघु मस्तिष्क के माध्यम से बृहद मस्तिष्क में जाता है क्योंकि लघु मस्तिष्क का मुख्य कार्य होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना या सभी अंगों से उठना बैठना या जो भी हम लोग कार्य करते हैं या संवेदना केंद्र लघु मस्तिष्क को ही माना जाता है। लघु मस्तिष्क आप बृहद मस्तिष्क भेजता है तभी बृहद मस्तिष्क अपना कार्य करना प्रारंभ करता है। हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना और किसी चीज पे ध्यान केंद्रित करना ये सारे कार्य आपके लघु मस्तिष्क पर ही निर्भर करता है। उसके बाद आप देखेंगे मज्जा सेतु यानी मज्जा सेतु किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे लघु मस्तिष्क के सामने श्वेत स्नायु सूत्रों का एक बंधन होता है। तो यह मेहराब से यानी जो आपके श्वेत स्नायु के बंधन होते हैं मेहराब से बनाता हुआ होता है। इसमें
मज्जा सेतु होता है। इसे सुषुम्ना शीर्षक केंद्र भी नाम से जाना जाता है। मेरु रज्जु को ही सुषुम्ना शीर्षक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से स्नायु मंडल के भिन्न भिन्न भाग बनते हैं। इसी मज्जा सेतु की पतली पतली जो नलिकाएं निकलती हैं उसे स्नायु सूत्र का एक मंडल बनाता है और ये सूत्र कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं ताकि हमारे शरीर की सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। उसके बाद आप देखेंगे सुषुम्ना शीर्षक, यानी हमारे शरीर को गर्दन से लेकर नितंब तक की जो अस्थियां सहारा देती है उसे हम लोग सुषुम्ना शीर्षक भी कहते हैं। यह मस्तिष्क से लेकर पुच्छ तक यानी मस्तिष्क से लेकर कमर तक जाता है। तो इसमें जो भी ऊपर आप देखेंगे इसकी जो कशुकाएं होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं। जैसे जैसे हम पुच्छ की ओर आते हैं नितंब यानी कमर की तरफ आते हैं तो इसकी जो कशुकाएं होती हैं ये पतली हो जाती हैं। ये हमको सीधे खड़े होने, उठने, बैठने, चलने, झुकने सारे कार्य आपके सुषुम्ना शीर्षक के ऊपर ही निर्भर करता है। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि यदि सुषुम्ना शीर्षक हमारे अवरुद्ध हो जाते हैं या किसी कारण काम करना बंद कर देता है तो व्यक्ति का चलना, फिरना, उठना, बैठना काफी कठिन कार्य हो जाता है। जब तक सुषुम्ना शीर्षक की कशुकाएं स्वस्थ रहेंगी मनुष्य अपने कार्य सुचारू रूप से करते रहेंगे। आप देखेंगे इसके बाद आएगा बृहद मस्तिष्क के कार्य यानी बृहद मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करना और उसी के अनुसार यानी बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करना और उसी के अनुसार अपने शरीर के अंगों से कार्य करवाना। जब तक हम लोग संवेदना को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक शरीर से हमारा कोई कार्य नहीं कर सकता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि किसी की बुद्धि लब्धि कम काम करती है, तो उस समय आप उसे कितनी ही अच्छी बात बताएंगे तो उसका शरीर कुछ भी कार्य नहीं कर पाता है। आप जैसे कोई किसी की बुद्धि लब्धि कम काम करता है वो छत पे चला जाए, आप उसे कहोगे नहीं बेटा नीचे से उतरो, लेकिन वो क्या करेगा छत से सीधे नीचे कूद जाएगी क्योंकि उसकी मस्तिष्क कार्य नहीं करता है। जब मस्तिष्क कार्य नहीं करेगा तब तो वो शरीर भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकता है। दूसरा स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति को बनाए रखता है। बृहद मस्तिष्क हमारे स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति को बनाए रखता है। फिर बृहद मस्तिष्क क्रियाशील रहने की प्रेरणा प्रदान करता है, मनुष्य को क्रियाशील रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। वृद्धि और ज्ञान का केंद्र, बृहद मस्तिष्क को वृद्धि और ज्ञान का केंद्र भी कहा जाता है। आप देखेंगे सोचने, समझने, सीखने, समझाने का जो भी कार्य हम करते हैं वो सारे कार्य हम बृहद मस्तिष्क के माध्यम से ही करते हैं। यदि किसी चीज पे हमको निर्णय लेना होता है तो भी हम बृहद मस्तिष्क के द्वारा ही किसी चीज पर निर्णय ले पाते हैं। शरीर की तीव्र एवं ऐच्छिक क्रियाओं का भी संचालन आपका बृहद मस्तिष्क ही करता है। इस प्रकार देखेंगे हमारे शरीर के सारे कार्य बृहद मस्तिष्क के कार्यों पर ही निर्भर करता है। अब देखेंगे लघु मस्तिष्क के कार्य यानी लघु मस्तिष्क, ये था आपका बृहद मस्तिष्क। अब लघु मस्तिष्क का प्रबंधन, शरीर की विभिन्न पेशियों का संचालन या संतुलन बनाए रखने का मुख्य कार्य लघु मस्तिष्क का होता है। विभिन्न पेशियों के मस्तिष्क द्वारा भेजी गई प्रेरणाओं का सूचना बृहद मस्तिष्क को देता है। ऐच्छिक मांसपेशियों की गति चेष्टाओं की गति को प्रदान करता है। शारीरिक संतुलन का मुख्य केंद्र ही यानी शरीर के संतुलन का मुख्य केंद्र ही लघु मस्तिष्क का होता है। तो उसके बाद आप आएंगे सुषुम्ना नाड़ी, यानी सुषुम्ना नाड़ी किसे कहते हैं। तो वास्तव में आप देखेंगे सुषुम्ना नाड़ी मनुष्य के शरीर में एक मोटी मनुष्य के शरीर में वास्तव में मस्तिष्क से नीचे हुए एक मोटी सी नलिकाएं जाती हैं जिसे हम लोग सुषुम्ना शीर्षक कहते हैं। मस्तिष्क से लेके आपकी कमर तक ये नलिकाएं होती हैं। नलिकाएं बिल्कुल खोखली सी नली के समान होती है। ये इसकी लगभग लंबाई 90 से 95 सेमी होती है। इसकी लगभग लंबाई 90 से 95 सेमी होती है और ये मोटी खोखली एक नली होती है जिसके अंदर आपके दूसरा द्रव्य भरा होता है। दूसरा द्रव्य का मुख्य कार्य होता है शरीर की विभिन्न क्रियाओं का संचालन कर मस्तिष्क तक पहुंचाना। उसके बाद आप देखेंगे कि सहज क्रिया, मनुष्य के अंदर सहज क्रियाएं क्या होती हैं। तो आप देखेंगे सहज क्रियाएं सुषुम्ना नाड़ी, वैसे तो सुषुम्ना नाड़ी मस्तिष्क तक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है किंतु हमारे शरीर में कुछ सहज क्रियाएं भी उत्पन्न होती है। सहज क्रियाएं यानी स्वतः उत्पन्न होती
सुनने समझने की क्रियाएं नहीं करनी पड़ती है। जैसे आप देखेंगी कि यदि अंधेरा होता है तो तितलियां फैल जाती हैं, सोते सोते यदि मच्छर आपको काट लेता है तो आप खुजलाने लगती है। ये नहीं कि जागकर हम लोग बैठ कर खुजलाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप सोते रहेंगी, सोते सोते यदि मच्छर काटता है तो खुजला लगती है। यदि आपके हाथ और पैरों में यदि थोड़ी सी पी या काटा कुछ चुभाया जाए तो अपने हाथ और पैरों को हम लोग हटा लेते हैं। तो ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर में सहज क्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी आप चेतन अवस्था में भी कर सकती हैं और अचेतन अवस्था में भी कर सकती हैं। तो ये सहज क्रियाएं अक्सर अचेतन अवस्था में ही किया जाता है। चलो उसके बाद देखेंगे स्वायत्त क्रियाएं, यानी स्वायत्त क्रियाएं। स्वायत्त क्रियाएं यह होती है जो आप स्वतः करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बच्चा जब आप चलते हैं तो एक पैर के बाद दूसरा पैर उठाकर डालना, एक पैर के बाद दूसरा पैर उठा कर डालना। आपका दिमाग कहीं और कार्य करता रहता है, लेकिन आप एक पैर के बाद दूसरा पैर चलने का कार्य करते रहते हैं। अक्सर छोटे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 2 से 3 वर्ष के होते हैं, तो जब वो सीढ़ियों में चलने का कार्य करते हैं बहुत ही धीमी गति से करते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है उनका पैर लड़खड़ा जाता है और गिर जाते हैं। किंतु जो बड़े होते हैं उनकी जो हैबिट या प्रैक्टिस हो जाती है कि बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ते हैं लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आपका पैर या डिस्टेंस नहीं बन पाता है तभी व्यक्ति गिर पड़ता है। आप देखेंगे उसके बाद आएगा परिधीय स्नायु, आपके अंदर आएगा संवेदी नाड़ियां। मनुष्य के अंदर कौन कौन सी संवेदी नाड़ियां पाई जाती हैं? तो ये हुआ संवेदी नाड़ियां। तो आप देखिए मनुष्य के शरीर में बहुत सारी संवेदी नाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे प्रेरक नाड़ियां, जैसे प्रेरक, जैसे प्रेरक नाड़ियां। प्रेरक नाड़ियां वह नाड़ियां होती हैं, प्रेरक नाड़ियां वह नाड़ियां होती हैं जिसमें हमें किसी भी चीज केंद्रीय स्नायु संस्थान को प्रेरणा देने का कार्य करता है। केंद्रीय स्नायु संस्थान को प्रेरक नाड़ियां वह नाड़ियां होती हैं जिसमें केंद्रीय स्नायु संस्थान को प्रेरणा देने का कार्य करता है। उसके आगे जाएगा मिश्रित नाड़ियां, यानी ये दोनों का मिला जुला भाग होता है। ये आपके चेतन और अचेतन दोनों अवस्था में ये कार्य करता है। इसमें आपके बहुत सारी दृष्टि नाड़ियां आपको देखने का कार्य करवाती हैं। अच्छी नाड़ियां, ये नाड़ियां आपके नेत्र में पाए जाते हैं जो उनको देखने का कार्य करवाते हैं। फिर त्रिशाखा नाड़ियां, इन नाड़ियों की 3 शाखाएं होती है, त्रिशाखा नाड़ियां के नाम से जाना जाता है। मौखिक नाड़ियां, ये हमारे शरीर में गति करवाने का कार्य करवाता है। जीवाग्रसनी नाड़ियां आपके शरीर में जीव के माध्यम से यानी श्वास लेने का कार्य करवाता है। तो ऐसे बहुत सारी नाड़ियां हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे मनुष्य के अंदर स्वायत्त नाड़ियों का संस्थान, यानी स्वायत्त नाड़ियां किसे कहते हैं अभी आगे आपको बताएं। स्वायत्त नाड़ियां यानी स्वायत्त नाड़ियां वह नाड़ियां होती हैं जो मनुष्य स्वतः कार्य को करता है, जैसे उठना, बैठना, चलना, एक पाँव उठाना, एक पाँव से दूसरी पाँव उठाना। तो ये आपके बहुत सारे स्वायत्त क्रियाएं होती हैं। इनको देखकर इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं, अनुकंपी नाड़ियां और इसे देखते हुए इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं, अनुकंपी नाड़ियां और परअनुकंपी नाड़ियां। अब देखेंगे इसे दो भागों स्वायत्त नाड़ी संस्थान को 2 भागों में विभाजित करते हैं, अनुकंपी नाड़ियां और परानुकंपी नाड़ियां। तो ये देखेंगे ये स्वतः स्नायु नाड़ियां जिनकी क्रिया अचेतन अवस्था में होती है, जिनकी क्रियाएं अचेतन अवस्था में होती
होती हैं उसे हम लोग अनुकंपी नाड़ियों के नाम से जानते हैं। अनुकंपी नाड़ियां वह नाड़ियां होती हैं जो सोते बैठते उसके बाद सोते सोते आपको मच्छर काट कर खिंचलाना, तब वो में यदि कोई चीज को हम चुभाते हैं तो पैर को खींचना, ये हमारे अनुकंपी नाड़ियां कहलाती हैं। और परानुकंपी नाड़ियां वे नाड़ियां होती हैं जो इसके विपरीत कार्य करती हैं। जैसे एक पांव के बाद दूसरे पांव को उठाना, यदि आंखों में यदि कोई तिनका चला जाता है तो आंखों के पलकों का छूटना, और उसके बाद दिल का धड़कना, रक्त का चलना, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो परानुकंपी नाड़ियों के माध्यम से होता है। अब उसके बाद देखेंगे मादक वस्तुओं का मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है। मादक वस्तुओं का शरीर पे प्रभाव। मादक वस्तुएं यानी जितने भी आपके नशीली पदार्थ होते हैं उसे मादक वस्तुओं के नाम से जानते हैं। मादक वस्तुएं आप पहले से भी जानती हैं कि मादक वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसका शरीर में कोई लाभ नहीं होता है, किंतु कभी कभी ये मादक वस्तु हमारी तंत्रिकाओं तंत्र पे जाकर आपके मस्तिष्क पे प्रभाव दिखाता है और मस्तिष्क अपना कार्य, आपको लगता है कि मस्तिष्क अपना कार्य बहुत तेजी से करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मादक वस्तु हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है, सोचने समझने उठने बैठने सारी शक्ति उस समय उस देर तक उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, और अल्कोहल की मात्रा से आपके शरीर में उत्तेजना होती है, और उत्तेजना का आपको लगता है कि हमारा शरीर बहुत स्फूर्तिदायक हो गया है, यानी आपको फुर्तीलापन पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं माना जाता है, क्योंकि मादक वस्तु हमारे शरीर में बुरा प्रभाव डालता है। मादक वस्तु कुछ देर के लिए तो उत्तेजना लाती है, किंतु कुछ देर के बाद वो आपके अंदर अल्कोहल की मात्रा समाप्त हो जाती है, तो शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, और मादक वस्तुओं के सेवन से हमारे शरीर के जो भीतरी भाग होते हैं, भीतरी पार्ट होते हैं, वो आपके धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं, और उसके बाद इसमें आपके मस्तिष्क पे, शरीर पे खूब प्रभाव डालता है, और साथ में आप देखेंगे धीरे धीरे ये बहुत सारी बीमारियों का घर बन जाता है, फिर से शरीर कमजोर हो जाता है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, और उसके बाद इसका वीडियो आपको नोट्स बनाया जा रहा है, उसको नोट्स करते रहिएगा और देखते रहिएगा।